स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग एक समान समतल प्लेट थी अनंत विस्तार की, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे, कुछ दूरी पर कितनी होती है। तो निकल के आया था कि अनंत विस्तार की समतल प्लेट है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती थी। ठीक है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती थी। और फिर देखा गया कि अगर उसकी जो अनंत विस्तार है यानी जो मोटाई है उसको लिमिट कर दिया जाए, अनंत विस्तार न करके लिमिट कर दिया जाए, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी थी। उसके बाद फिर बताया गया था कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है, दो प्लेटें हैं, एक पे धन आवेश है दूसरे पे ऋण आवेश है, तो इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह एक समान होती है। क्यों? क्योंकि प्लेटों का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। कल कहीं भी आर नहीं आया था, ठीक है, तो इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आया था σ/एप्सिलॉन नॉट, σ/एप्सिलॉन नॉट। और दिशा किधर आई थी? तो प्लस से माइनस की ओर। और फिर लास्ट में बताए थे कि प्लेट के बाहर चाहे इस दिशा में देखे चाहे इधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। क्यों? क्योंकि दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, कैंसिल हो जाते हैं। और फिर बताया गया था कि हम लोग को आगे पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र में, ये यूज होगा वहां पे। आज हम लोग इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग पढ़ेंगे और वो आखिरी हेडिंग है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन हेडिंग हम लोग, चार हेडिंग हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। पहले पढ़े बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़े एक अनंत लंबाई का या अनंत विस्तार का एक तार है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़े एक अनंत विस्तार का समतल प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान आवेशित गोलीय कोश है, एक गोला है, खोखला गोला, कोश मतलब होता है खोखला गोला, ठीक है, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आखिरी हेडिंग है इस चैप्टर की और बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? तो कहा जाएगा गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 गोले के बाहर, नंबर 2 गोले के पृष्ठ पर और नंबर 3 गोले के भीतर। ठीक है, ये तीन जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी। तो यहाँ पे गोली कोश लिखा है, लेकिन हम जो बताएंगे वो गोली कोश और ठोस गोला दोनों के लिए लगेगा, लेकिन हाँ चालक होना चाहिए। ये किसके लिए है? तो चालक के लिए। चालक मतलब जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने दे, उसे ही चालक कहेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए, ठीक है, ये एक खोखला गोला है आर त्रिज्या का। कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या का, कैपिटल आर लिख लेते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या में एक खोखला गोला है और इस पर हमने क्यू कूलम आवेश दिया है। गोला है भाई, आवेश दे सकते हैं, कितना आवेश दे सकते हैं? तो हमने दिया है इस बार क्यू कूलम आवेश। तो आपको बताया गया है कि अगर किसी पदार्थ को आवेश देंगे और वो अगर चालक है तो वो आवेश एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तब तक दूर जाएंगे जब तक एक दूसरे को लगने वाला बल बराबर न हो जाए। ठीक है, पिछले चैप्टर में बताया गया है, तो वहां बताया गया। तो यहाँ देखिए, हमने एक गोला को आवेश दिया धन आवेश, कितना? प्लस क्यू कूलम। तो क्यू कूलम आवेश दिए हैं, तो सभी आवेश एक दूसरे से दूर चले गए, एक दूसरे से समान दूरी पर चले गए और इस प्रकार चले गए कि ये आवेश इस आवेश पर जितना बल लगा रहा है उतना ही आवेश इस पर ये लगा रहा है, जिसके कारण सभी आवेश एक दूसरे से संतुलन की अवस्था में है, यानी कोई भी आवेश अब गति नहीं कर सकता। ठीक है, इतना कर दिया हमने। तो क्या किया है, एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और उस पर हमने कितना आवेश दिया है? क्यू कूलम। क्यू कूलम आवेश दिए हैं, तो सभी आवेश एक समान रूप से वितरित हो गए उस गोले के पृष्ठ पर। अगर ये एक ठोस गोला होता, बात करते जरा ठोस गोले की, ठीक है, हम दोनों के लिए बता दे रहे हैं कि अगर यही मान लीजिए आपका ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है लेकिन चालक है और इस पर भी हम आवेश दे रहे हैं क्यू कूलम। मान लो हम यहाँ केंद्र पे क्यू कूलम आवेश गए तार लेके उसके अंदर और केंद्र पर क्यू कूलम आवेश दे दिए, तो आपको पता है आवेश अगर प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी यहाँ पे आवेश देंगे तो जितने आवेश हैं सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करने का दूर जाएंगे। कहाँ दूर जाएंगे? कितना दूर जाएंगे? जितना दूर जा सके उतना दूर जाएंगे। तो कितना दूर चले जाते हैं? एकदम गोले के पृष्ठ पे चले जाते हैं। अगर आवेश अंदर दिए तो सभी आवेश कहाँ मिलेंगे? हमको बाहर मिलेंगे, पृष्ठ पर मिलेंगे, क्योंकि अंदर नहीं आवेश होंगे, क्योंकि आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और सब आवेश अंदर न होके एक समान रूप से गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हो जाएंगे।
तो अगर गोली कोष के कारण पूछे या ठोस गोले के कारण पूछे, दोनों का सेम डेरिवेशन है, फिगर थोड़ा सा अंतर है, इसमें खोखला बना है और इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, भर दिया है, लेकिन सभी आवेश कहाँ चले जाएंगे, पृष्ठ पर। लेकिन अगर यहीं पे अचालक हो तो अचालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान से नहीं जाते हैं, यानी अगर हम अंदर आवेश देंगे तो आवेश बाहर जा ही नहीं सकते, तो अंदर ही रुक जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बाद में देखेंगे, केवल सूत्र उसका देखेंगे कि कितना होता है। ठीक है, चलिए माना लिखते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले तो एक गोला लिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और उस पर कितना आवेश दिया गया है, क्यू कूलम। ठीक है, माना आर त्रिज्या के एक खोखले गोले या फिर इसी को दोनों के लिए हम बता दे रहे हैं ठोस गोले। एग्जाम में जो पूछेगा वो लगा देंगे, अगर गोली को पूछेगा तो खोखला गोला लिखेंगे और ठोस गोला पूछेगा तो ठोस गोले लगा देंगे। ठीक ना, माना आर त्रिज्या के खोखले ऑब्लिक ठोस गोले पर प्लस क्यू कूलम आवेश दिया गया है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले आर त्रिज्या का एक गोला लिया और उस पर क्यू कूलम आवेश दिया। जब आवेश दिए तो आवेश कहाँ गए, पृष्ठ पर, और एक समान रूप से वितरित हो गए। तो अब अगला वही लिखेंगे, आवेश दिया गया है, लिखेंगे समस्त आवेश। जब आवेश दिए तो सभी आवेश क्या हुए, तो सभी आवेश पृष्ठ पर फैल गए। समस्त आवेश गोले के पृष्ठ पर और पृष्ठ पर अंदर की ओर नहीं रहते हैं, मतलब आवेश इधर रहते हैं, बाहर की तरफ, अंदर तक नहीं रहते हैं, तो उसको भी लिखेंगे समस्त आवेश गोले के पृष्ठ पर बाहर की ओर एक समान रूप से वितरित हो गए हैं या फैल गए हैं, वितरित हो गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस गोले के कारण, इस पर उपस्थित जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ निकालनी है, तो पहला है गोले से बाहर निकालनी है, बाहर कहीं बिंदु होगा, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर निकालनी है, और तीसरा है गोले के अंदर निकालनी है। 3 जगह हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए अब यहाँ पे पहला लिखेंगे, फर्स्ट कैपिटल ए लिख देते हैं। इतना तो हो गया। अब इसमें फर्स्ट है कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके लिए डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, कितना होगा, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग फिगर याद रखेंगे कि फिगर कैसे बनाना है। ठोस गोला रहेगा तो ऐसा, खोखला गोला रहेगा तो ऐसा। तो चलिए अब फिगर को फिर से बनाते हैं और गोले के बाहर हम लोग निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आर त्रिज्या का एक ठोस गोला था जिस पर हमने क्यू कूलम आवेश दिया, धन आवेश, और सभी आवेश एक दूसरे से समान दूरी पर वितरित हो गए, फैल गए और गोले के बाहर हो गए। हमको कहाँ निकालना है, हमको मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु P है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वो तीव्रता इस गोले के कारण निकालनी है, गोले के उपस्थित आवेश के कारण। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको केंद्र मानकर, मान लो ये बिंदु O है, तो बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और इस बार कैसा खींचेंगे, बेलन की गोला, इस बार गोला खींचेंगे। बाकी दो में बेलन हम लोग खींचे थे, इस बार हम लोग गोला खींचेंगे ऐसे। याद रखिए इसके डेरिवेशन में आप चाहे तो एक ही फिगर बना सकते हैं, या तो चाहे 3 बार लिख के ABC और 3 फिगर बना के दिखाइए। तो एग्जाम में अगर 3 फिगर बना के दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक फिगर में भी काम चला सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितना शुरू में दिया गया था उतना लिख लिए। हमको गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
तो इसके लिए क्या किया, बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, और वो कौन सा है, गोला है, ठीक है, वो कौन सा है, गोला है, गोला खींचा। तो इसको लिख लेते हैं। गोले के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित, इस गोले के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित क्या है, बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु, इधर लिख देते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारी पहली हेडिंग है, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, वो भी गोला खींचा। इसके लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ और ये गॉसियन पृष्ठ गोला खींचा है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के नियम में बताया गया था कि जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सबसे पहले वहां पे एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। उसके बाद दूसरा बताया गया था, दूसरा स्टेप कि उस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर तीसरा बताया गया था कि उस वैद्युत फ्लक्स का समाकलन कर देंगे और पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसको समीकरण 1 कर लेंगे। फिर चौथा बताया गया तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे, Q अगर दिया है तो ठीक, और नहीं दिया तो उसको चेंज करके समीकरण नंबर 2 करेंगे। फिर समीकरण 1 और 2 दोनों को बराबर कर देंगे, E को एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। यही स्टेप बताया गया था, ठीक है। तो जो पहली हेडिंग थी बिल्कुल सेम वही डेरिवेशन यहाँ भी मिलेगा। तो पहले बिंदु आर के कारण देखे थे, वही सेम यहाँ भी आएगा, देखिएगा। तो हमको अब गॉसियन पृष्ठ खींच लिए तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। चलो एक छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं और इस क्षेत्रफल कह देते हैं ये क्षेत्रफल है dA। तो आपको बताया गया है कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत किधर होती है, बाहर की ओर। ये हो गई क्षेत्रफल की डायरेक्शन बाहर की ओर। और वैद्युत आवेश के कारण यहाँ पे जो गोला है, गोला पे जो वैद्युत आवेश दिया गया है, इसके कारण वैद्युत बल रेखा कैसी होंगी, तो आपको बताया गया है कि वैद्युत बल रेखा ऐसे बाहर की तरफ होंगी, जैसे सूर्य से किरणें ऐसे बाहर तक निकलती है सभी दिशाओं में। तो अगर यहाँ से इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट से वैद्युत बल रेखा ऐसे बाहर की तरफ होगी ना, यानी E की डायरेक्शन ये है और DA की डायरेक्शन भी ये है, दोनों एक ही दिशा में है। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो E DA cos थीटा होता है, थीटा कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कितना होगा, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को अगर हम d फाई E से दिखाएं तो d फाई E बराबर होगा E DA और cos, दोनों के बीच कितने अंश का कोण, E और DA के बीच दोनों समांतर रेखाएं कभी नहीं काटेंगे, 0 अंश का कोण बनेगा। cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 0 अंश का मान 1 हो गया तो d फाई E बराबर हो जाएगा E DA, ठीक है। तो छोटे से क्षेत्रफल से इतने से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो पूरे से गुजरने वाला कितना होगा, तो नियम कहता है समाकलन कर लीजिए। इससे लिखेंगे अगला, तो ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को अगर हम फाई E से दिखाएं तो फाई E बराबर होता है
कि जो छोटे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था उसी का समाकलन कर दीजिए, लेकिन पूरे पृष्ठ से करना है इसलिए पूरा पृष्ठ ले लेते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई, ठीक है। अब फाई का मान कितना होगा, तो डी फाई की जगह रख देंगे ई डी ए, तो समाकलन हो गया पृष्ठ समाकलन ई डी ए, ठीक है। ई कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डी ए छोटा क्षेत्रफल, अगर पूरा लेंगे तो धीरे धीरे पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फाई ई बराबर हो गया ई इंटू इसका समाकलन करेंगे डी ए का, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस गोले की, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया तुरंत समीकरण नंबर 1 करेंगे। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से गॉस जी कहते हैं कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। गॉस का कथन लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो फाई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश की मात्रा दी गई थी यहाँ पे, इसलिए इसको तुरंत समीकरण नंबर 2 कर लेंगे, और बताया गया आपको समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, क्योंकि हमने निकाला वैद्युत फ्लक्स इतना आया और गॉस जी कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स इतना होता है, इसका मतलब दोनों बराबर है। लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से बराबर कर दिया जाए, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई को एक तरफ रख दीजिए, बाकी तो को दूसरी तरफ भेज दीजिए। यहाँ कर देते हैं, ई को एक तरफ रख देते हैं, देखिए 4 पाई को इधर भेजेंगे तो इधर गुणा में, इधर गया भाग में, एप्सिलॉन नॉट के साथ हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आर स्क्वायर को भी इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, तो ऊपर क्यू लिख देते हैं, नीचे आर स्क्वायर, तो क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, जो बिंदु आवेश के कारण होती है उतनी इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग सेकंड देखेंगे कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ठीक है, और उसके लिए फिगर कैसा बनाएंगे। तो देखिएगा, अब हमारी हेडिंग रहेगी हेडिंग नंबर बी, और वो है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बी, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम में कभी कभी केवल एक सिंगल पूछता है, कभी कभी 2 एक साथ पूछता है, और कभी कभी तीनों एक साथ पूछ देता है। तो अगर तीनों एक साथ पूछेगा तो तीनों को एक साथ लगाएंगे, 2 पूछेगा तो 2 लगाएंगे, या 1 पूछेगा तो अकेला अकेला निकालेंगे, ठीक है। 2 ही एक साथ अक्सर पूछता है, पहला पूछेगा बाहर कितनी है, दूसरा पूछेगा गोले के पृष्ठ पर कितनी है। अंदर वाला जल्दी पूछता नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब माना वाला वही है। क्या किया गया है इस बार, तो देखिए ऐसे गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी, और इस पर हमने प्लस क्यू कूलम आवेश दिया है, ठीक है। अब हमको जो बिंदु P लेना है वो गोले के पृष्ठ पर लेना है। तो बिंदु P पहले यहाँ था, उसको गोले के पृष्ठ पे ले आएंगे, यानी बिंदु P को हम लोग गोले के पृष्ठ पर यहाँ लाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है, P है। तो हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाए। तो केंद्र मानकर, अगर ये केंद्र O है तो O को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या का खींचेंगे, कितनी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। पहली बार तो दूरी अधिक थी, इसमें त्रिज्या स्मॉल आर थी, लेकिन इस बार गोले के पृष्ठ पर ही है तो गोले की त्रिज्या ही तो होगी। तो इस बार हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ की खींच रहे हैं वो कितनी त्रिज्या के खींचेंगे, कैपिटल आर का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, एक गॉसियन पृष्ठ खींचे, हरे रंग से जो दिखा रहे हैं वो गॉसियन पृष्ठ है, बिल्कुल उसी के ऊपर जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो एक से भी काम चला सकते हैं। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया आर त्रिज्या का, तो आर त्रिज्या का खींचेंगे तो उसी पृष्ठ से होकर जाएगा, उसी पृष्ठ पे उपस्थित होगा। तो क्या किया गया है उसको लिख लेते हैं। हमको क्या करना था, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो P कहाँ है, पृष्ठ पर। तो इसके लिए O को केंद्र मानकर कितना
जी आप क्या लिखे, कैपिटल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ गोला खींचा। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं ऐसे डीए। तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर, बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा गोले से हमेशा ऐसे किरणों के रूप में बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 ई डी ए हो जाएगा। और फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वाई बराबर डी फाई ई डी ए, तो ई और 4 डी ए मतलब पूरे पृष्ठ का समाकलन करेंगे तो इस बार त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। गॉस का प्रमेय कहता है कि वैद्युत फ्लक्स इतना, इससे दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ तब क्या लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ स्मॉल आर था वही बस कैपिटल आर हो जाएगा, बस इतना ही होगा। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए हम लोग तीसरी हेडिंग देखते हैं, और तीसरी हेडिंग है कि पहली हेडिंग में था गोले के बाहर, दूसरी हेडिंग है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरी है गोले के भीतर या गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हेडिंग डाल लेते हैं गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी देखते हैं। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए इसके लिए फिर से हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर नंबर 3, गोले के भीतर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको शुरू में गोला दिया गया तो वो गोला ले लेंगे, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर प्लस q कूलम आवेश दिए, और सभी आवेश क्या होंगे, प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और बिल्कुल पृष्ठ पर जाके एक समान रूप से फैल जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। अब हमको पहले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P यहाँ था, बाहर निकालना था, दूसरे में ये बिंदु P यहाँ गया है, और तीसरे में कहाँ चला जाएगा, अंदर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बिंदु P जो गोले के किधर है, भीतर। ठीक है, गोले के भीतर है। तो अब हम इसको बिंदु P इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी r डैश है। पहली दूरी कैपिटल स्मॉल आर थी, दूसरी दूरी कैपिटल है, और तीसरी दूरी को स्मॉल आर डैश। ठीक है, जो बिंदु P है गोले के भीतर है कितनी दूरी पर, स्मॉल आर डैश दूरी पर गोले के केंद्र से। और यहाँ पे हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो उस बिंदु से होकर जाए, तो O को केंद्र मानकर इस आर डैश त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे गोला, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जो आर डैश त्रिज्या का है और गोले के केंद्र से आर डैश दूरी पर बिंदु P है, वहां से होकर जा रहा है। तो अब हमको क्या करना था, P पर वैद्युत, देखिए फिर से मीटर काम कर रहे हैं, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या का, तो आर डैश त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ गोला खींचा। ठीक है, अब इसके बाद आगे कहानी शुरू होती है। इसमें डेरिवेशन नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत हिंदी भी लिखना है। देखिए अगर हम लोग एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ गोले के भीतर लिए हैं तो अगला स्टेप कहता है कि इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लो डीए, इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लो डीए। ठीक है, तो हमने एक छोटा क्षेत्रफल डीए ले लिया, तो डीए की डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये डीए की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तल के लंबवत बाहर की ओर। वैद्युत फ्लक्स कितना हो, यहाँ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजर रही हैं, तो आंसर है 0 गुजर रही हैं। कैसे, क्योंकि सभी आवेश कहाँ है, सभी आवेश गोले के पृष्ठ पे है, और आपको पता है कि गोले पे उपस्थित आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ऐसी होती है, सूर्य की किरणों जैसी। आप लोग अभी कभी ड्राइंग किए होंगे, सूर्य की किरणें बनाए होंगे, तो बिल्कुल ऐसी होती है। ठीक है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी वैद्युत बल रेखा हमको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, क्या हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित है, आंसर है नहीं। सभी आवेश कहाँ है, गोले के
पृष्ठ पर है, ये शुरू में ही बताया गया है। और आपको एक कंडीशन बताए थे कि गॉस की प्रमेय तभी लागू होगी, गॉसियन पृष्ठ तभी लागू होगा जब आवेश कहाँ उपस्थित होंगे, अंदर होंगे। ये गॉस की प्रमेय में बताए थे कि अगर चाहे हम घन ले, याद करिए हमने बताया था ना ऐसे कि अगर हम घन ले, घनाभ ले, वर्ग ले, घन घनाभ बेलन ले ले, शंकु ले ले, गोला ले ले, कुछ भी ले ले, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो तभी निकलता है जब आवेश कहाँ हो, उससे अंदर हो, उस पृष्ठ के अंदर हो। आपको बताया गया था कि अगर आवेश पृष्ठ के बाहर है तो इससे गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि आवेश बाहर उपस्थित होते हैं। और यही गॉस की प्रमेय में हेडिंग में भी लिखा गया था कि किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है तो इस गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश उपस्थित है? आंसर है 0 आवेश उपस्थित है, एक भी आवेश नहीं, क्योंकि सभी आवेश कहाँ है? पृष्ठ पर है, अंदर तो है ही नहीं एक भी। तो जब अंदर आवेश ही नहीं है तो अंदर वैद्युत फ्लक्स ही नहीं होगा, अंदर वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। और जब अंदर वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। ठीक है, तो तीव्रता नहीं होगी तो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इसी को हिंदी में लिखना है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सभी आवेश, इतना लिखने के बाद लिखते हैं कि सभी आवेश गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हैं, गोले के पृष्ठ पर उपस्थित हैं, इसलिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 होगा मतलब कि अगर हम φe से दिखाएं वैद्युत फ्लक्स को तो वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन φe असल में होता क्या है? E a cos थीटा होता है ना। φe क्या होता है? φe होता है E a cos थीटा। यहाँ हमको थीटा भी नहीं पता कितने सपोज, क्योंकि E और A के बीच कोण बनता है, तो A तो मिल रहा है, E है ही नहीं उसके अंदर, तो कहाँ हम कोण बता पाएंगे। लेकिन इतना पता है कि φe की वैल्यू E a cos थीटा होती है। E a cos थीटा बराबर कितना है? 0, क्योंकि φe बराबर E a cos थीटा। अब देखिए A क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता, क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता, कुछ तो कुछ गोले का क्षेत्रफल होगा ही, तो क्या 0 होगा? E, तो E बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, यानी E बराबर 0, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के भीतर कितनी होती है? 0 होती है। याद रखिए, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, गोले के पृष्ठ पर मैक्सिमम होती है, और गोले से बाहर जाएंगे तो फिर दूरी बढ़ती है तो घटने लगता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे वैकल्पिक क्वेश्चन अगर आपसे कहीं पूछेगा कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है गोले के पृष्ठ पर, गोले के बाहर, गोले के अंदर, इनमें से कोई नहीं। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। 0 कहाँ होती है? गोले के भीतर, और बाकी जगह बाहर अगर देखें तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के कुछ सवाल को देखेंगे, छाट के लाएंगे हम कुछ स्पेशल सवाल जिसको आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।